नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संदीप कुमार साज संधान 99 यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, हम पढ़ रहे थे वर्ण। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ते हैं व्यंजन। तो व्यंजन में सबसे पहला प्रश्न बड़ा सिंपल सा, व्यंजन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? आता होगा। जो वर्ण या जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिन वर्ण क्या कहा गया? व्यंजन को वर्ण कहा गया। कौन सा? ये वर्ण, यानी मूल व्यंजन जो है उसको यहाँ वर्ण कहा गया। और वर्ण होता ही मूल व्यंजन है, लेकिन आगे क्या कहा गया? उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो इसकी सहायता हम किससे कहते हैं? स्वर से। अब दोनों मिलकर के क्या बन जाता है? अब इसका उच्चारण होता है सही उच्चारण। इसलिए वर्ण असल में ये है, लेकिन इनका स्वर के बिना उच्चारण नहीं होता, इसलिए हम इनको, इन व्यंजनों को हम लिखते हैं, वर्ण के भेद में लिखते हैं। अब दूसरा ये है, व्यंजन होते कितने हैं? व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? आपका उत्तर होगा 33। 33 ही होते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क से लेकर के ये तक 36 हो जाते हैं। फिर तीन कौन से हैं जिनको गिना नहीं जाता? क से लेकर के से है तक हम व्यंजन बोलते हैं, और इनकी संख्या कितनी होती है? 33। फिर बचते कौन से? क्ष, र, ये। इनको हम व्यंजन में गिनती नहीं लेते। क्यों नहीं लेते हैं बताता हूं। क और श से क्या बना है? क्ष। त और र से क्या बना है? त्र। और ज और ये से क्या बना है? ये पहले आ चुके हैं। क भी आ चुका है, स भी आ चुका है। त, र, ज, ये सारे के सारे क से लेकर है तक व्यंजनों पहले से आ चुके हैं। ये संयुक्त हैं, जोड़ जोड़ करके हमने बना लिए दो दो को। जो पहले 33 व्यंजन है उसमें से ही दो दो को जोड़ के बना लिए उच्चारण के लिए, भैया भाषा में प्रयोग करने के लिए। तो इनको दोबारा नहीं गिना जा सकता, इसलिए व्यंजन कुल कितने होते हैं? संख्या में 33 होते हैं। अब इसी के साथ देखें आप, दो अतिरिक्त और हो गए, ड़ और ढ। क वर्ग में क, ख, ग, घ, न बराबर में बिंदी होती है। ये ड़ नहीं होता है यहाँ, जबकि हमें आज भी लोग यही पढ़ा रहे हैं। क, ख, ग, घ, ड़ कभी नहीं होता है। नासिक के व्यंजन होता है, न होता है। और ट, ठ, ट, ठ, ड और ढ, ये वाला ढ और ये वाला ढ अलग अलग है दोनों। ये अलग है, ये अलग है। यानी ड़ और ढ, इनको उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। ये 33 व्यंजन में कहीं नहीं है, 33 के अतिरिक्त हैं ये, और इनको मिलाकर के व्यंजन हो जाते हैं संख्या में 35। ठीक है। अब हम देखते हैं वर्गीकरण, या इससे पहले दो प्रश्न और देखते हैं, बड़े सिंपल से हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? और द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं? द्वित्व। अलग अलग। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। संयुक्त क और श दोनों जोड़ देने से क्या बन गया? क्ष।
अलग अलग व्यंजन हो और मिले हुए हो, तो ये क्या बन जाता है? संयुक्त व्यंजन बन जाता है। क्षय क्या है? संयुक्त व्यंजन है। जैसे हमने लिखा उद्गार, तो ये संयुक्त व्यंजन हो गया, ठीक है। और द्वितीय व्यंजन का मतलब होता है समान व्यंजन एक साथ जुड़ते हो। कुत्ता, ठीक है। तो ये तय के ऊपर क्या लगा हुआ है? आधा तय, आधा तय और पूरा तय, क्या बना दिया? ठीक है। जैसे अक महादेवी, समान है, ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, क्या बन गया? द्वित्व। समान व्यंजन मिलकर के, यानी दो, द्वित्व का मतलब दो व्यंजन एक से द्वित्व व्यंजन हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे वर्गीकरण, व्यंजन वर्गीकरण। सबसे पहले पढ़ेंगे व्यंजनों का सामान्य वर्गीकरण। सामान्य वर्गीकरण में क्या है? तो पूरे व्यंजन को, यानी कि 33 व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। कैसे लेकर है तक 33 व्यंजन हैं, उनको हमने बांटा है 3 भागों में। कैसे लेकर के मैं तक 25 व्यंजन जो हैं वो क्या है? स्पर्श व्यंजन। इसके बाद फिर क्या बचते हैं? 4, ये, रे, ले और वे। ये क्या है? अंतस्थ। और फिर क्या बचते हैं? से और है। इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। ये ऊष्म क्यों है? ये अंतस्थ क्यों है? ये आगे वर्गीकरण हम पढ़े, ठीक है। तो ये हो गया सामान्य वर्गीकरण, यानी जो 33 व्यंजन, उन 33 व्यंजन में ऊपर वाले 25 स्पर्श व्यंजन और फिर उसके बाद वाले 4 अंतस्थ और सबसे अंतिम 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। ये हो गए सामान्य वर्गीकरण। अब हम पढ़ते हैं विशेष वर्गीकरण। व्यंजन वर्गीकरण 2 प्रकार से इसका विभाजन करेंगे। उच्चारण के आधार पर और कीर्तन विधि के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर हमारे मुंह से जितने भी व्यंजनों का या वर्णों का, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, यानी वर्ण का उच्चारण होता है, उसका सबका उच्चारण एक जगह से नहीं हो रहा है, अलग अलग होता है। जैसे मैं ये बोलता हूँ कै, खे, गे, खे, मैं, इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से, यहां से इसका उच्चारण हो रहा है। अब पै वर्ग है, पै, फै, बै, फै, मैं, इनको बोल के देखो तो होठों को टच नहीं करना, इनको ओष्ठ्य उच्चारण है, होठ है इनका उच्चारण स्थान। तो पै वर्ग को बोल के देखो, होठ नहीं हिलने चाहिए, नहीं बोल पाते। तो ऐसे अब चय वर्ग बोल के देखो, चय, छय, जय, छय, ये हमारे मुंह में जो ऊपर चिकना सा भाग होता है गहरा, उस पे जीभ टच नहीं करनी है। चय वर्ग बोल के देखो, चय नहीं बोलो, उच्चारण हो ही नहीं सकता। तो ये इनके उच्चारण स्थान अलग अलग है और इनको इसी आधार पर वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्थित किया गया है। एक वर्ग पूरा 5 व्यंजन, ये एक ही जगह से उच्चारण होता है इनका एक जगह से। तय वर्ग मूर्धा, यानी कि हमारे दांतों के पीछे जो खुरदरा सा भाग है उस पर जीभ टच नहीं होगी, तब तक तय वर्ग की ध्वनि उच्चारण नहीं होगा। ठे, 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 ठे। तो ये है उच्चारण स्थान। तो इन उच्चारण स्थानों के आधार पर हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। तो ये वर्गीकरण हम 7 प्रकार से करते हैं।
इनको बोलते हैं प्रियतम स्थान। तो इसमें 7 होते हैं उच्चारण स्थान। काकल्य, कंठे या कंठ, तालु, मूर्धा या इसको मूर्धन्य भी बोलते हैं, और दंते, वत्स और होस्ट। कितने हो गए? 7। तो प्रियतम स्थान कितने होते हैं? प्रियतम स्थान, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया। प्रियतम स्थान 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? काकल्य, कंठे, तालुकी, मूर्धन्य, दंते, वत्स और औष्ठ। अब इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे एक एक को। काकल्य क्या है और काकल्य से कौन कौन से व्यंजनों का उच्चारण होता है, यही गहराई से जो प्रश्न आते हैं वो इधर से ही आते हैं। अब प्रेतन विधि के आधार पर इसके 3 भेद होंगे मित्रों। कै, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर कौन कौन से होते हैं? घोष और अघोष। दूसरा है श्वास की मात्रा के आधार पर, तो इसके भी 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। और तीसरा जो है श्वास अवरोध की प्रक्रिया के आधार पर। इसमें जो है स्पर्शी, इसके मैं यहां लिख देता हूं, यानी कि ग नंबर जो है ये स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, और अंतस्थ, पार्श्विक, लुंठित और नासिक। ये जो हैं गय के भेद हैं। अब ये सब हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? उत्तर होगा 7। कौन कौन से? काकल्य, कंठे, तालव्य, मूर्धन्य, दंते और औष्ठ। फिर प्रेतन विधि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहला स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, और दूसरा श्वास की मात्रा के आधार पर, और तीसरा है श्वास अवरोध की प्रक्रिया के आधार पर। अब इसमें हमें प्रत्येक चीज को पढ़ना है। काकल्य क्या होता है, कंठे क्या होता है, तालु, मूर्धन्य, मूर्धन्य, दंते, वक्ष, औष्ठ क्या होता है, और स्वर तंत्री क्या होता है, श्वास की मात्रा कैसे होती है, श्वास की अवरोध प्रक्रिया क्या होती है, और फिर उसके बाद हमें यह भी देखना है कि स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से होते हैं, संघर्षी कौन से होते हैं, स्पर्श संघर्षी कौन से होते हैं, पार्श्विक क्या कौन सा व्यंजन होता है, लुंठित कौन सा होता है, नासिक कौन सा होता है। बहुत बार प्रश्न जैसे आपकी परीक्षा में आ गए, निम्नांकित में से लुंठित व्यंजन कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, कौन सा, कई सारे दे करके
पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा अल्प प्राण है या निम्नांकित में से कौन सा महाप्राण है। तो ये जो चार्ट मैंने आपके सामने लिखा है, सबसे पहले आप इसको तैयार करें। इसको तैयार करने के बाद अब हम शुरू करते हैं यहां से इसको पढ़ना उच्चारण स्थान के आधार पर। सबसे पहले मैं बता दूं कि उच्चारण स्थान क्या होता है और फिर ये उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं हमारे मुंह में, ठीक है ना। तो ये बताइएगा कि उच्चारण स्थान क्या होता है। हमारे मुंह में से, जैसे ये अपना मुंह है, ठीक है ना, ये हो गई नाक और ये हो गए होठ, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो सांस कहां से आती है, ये हो गई जीभ और ये हो गया जीभ के ऊपर वाला भाग, ठीक है ना, और जीभ यहां से टच कर दो। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो श्वास वायु किधर से आती है, ऊपर आती है। श्वास वायु, जीभ जो है ये बांसुरी की आवाज निकलती है ना उंगली मारने से, वैसे ही जीभ क्या करती है, इस श्वास वायु को डाइवर्ट करती है, जो भी उच्चारण करेंगे उसके अनुसार डाइवर्ट करेगी। तो ये जो श्वास वायु है, ये विभिन्न उच्चारण अवयव, कई स्थान होते हैं हमारे मुंह में, अलग अलग जगह से अलग अलग उच्चारण होता है, तो उससे ये टकराती और वहां से क्या होता है, उच्चारण का, किसी भी वर्ण का उच्चारण होता है। जैसे हम पहले इसको देखें, आप कौन से स्थान होते हैं। अब काकल्य मैंने बोला था, ये हमारा गला है, कंठ के नीचे क्या होता है, काकल्य। काकल्य से उच्चारण किसका होता है का। काकल्य से है बोल के देखें आप, कंठ के नीचे से ध्वनि आएगी। और ये है मित्रों कंठे, कंठे या कंठ, काकल्य से ऊपर वाला भाग। इसमें कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, क, ख, ग, घ और ङ, ए, आ और विसर्ग। है का भी उच्चारण इसी से होता है, काकल्य से भी होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, काकल्य, कंठे। अब तालव्य क्या होता है, आप अपने मुंह में देखें, थोड़ा सा ऊपरा ऊंचा भाग है और चिकना है, ये होता है तालु, इसको बोलते हैं तालव्य। इससे कौन से वर्ग का उच्चारण होता है, च वर्ग, यानी च छ झ झ ये। और दो और होते हैं मित्रों, ये और श, इनका भी तालु से होता है। और दो स्वर जिनका तालु से ही उच्चारण होता है, ये कहलाएंगे तालव्य। और फिर है मूर्धा। आप अपने जहां से दांत उगे हुए हैं, होठों के पीछे ये दांत है ना, ऊपर के और नीचे के, इन दांतों के पीछे का जो खुरदरा भाग है, इस खुरदरे भाग को क्या कहा जाता है, मूर्धा या मूर्धन्य। इससे कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, है वर्ग, है वर्ग, टे ठे डे ठे ण। पांच तो ये हो गए, और री, रे और से, ठीक है। तालव्य के बाद दंते, दांत, हमारी जीभ जिन वर्णों के उच्चारण में दांतों से टकराती है उनको कहा जाता है दंते। दंते में कौन कौन से आएंगे, तय वर्ग, ठीक है, ले, ली, से।
हालांकि ये जो ली है इसका हिंदी में उपयोग नहीं होता है। ये प्रश्न भी आया हुआ है एक बार, कौन से वर्ण का हिंदी में प्रयोग नहीं होता, ली का नहीं होता है, लेकिन बोला इसी से जाता है। दंते के बाद आता है वर्त से। ये वर्त से क्या होता है? दंत मूल मसूढ़ा, दांतों के और मसूढ़े दांत और यानी दंत मूल, दांतों का जो मूल मसूड़ों से मिला हुआ होता है, जो मिलन स्थान होता है, उसको बोलते हैं वर्त से। ठीक है, अब इससे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? न, ल, से और जे। ठीक है, ये से का जो है ये दंते से भी होता है, लेकिन बच्चे से होता है इसका वास्तविक उच्चारण जो है। अब इसके बाद क्या बचता है? ओष्ठे। ये क्या है? होठ। तो होठों से कौन सा उच्चारण होता है? ओष्ठे। ओष्ठे जो यानी कि ऐसे कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण हम होठों की सहायता के बिना बोल ही नहीं सकते, तो इसका होगा मतलब पै वर्ग। पै वर्ग और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ठीक है ना? तो ये तो हो गए उच्चारण स्थान। ओष्ठ, काकल्य, वत्स्य, कंठे। 7 हो गए, काकल्य, कंठे, तालव्य और मूर्धन्य, दंते, वत्स्य और ओष्ठ। 7 उच्चारण स्थान होते हैं। इसके अतिरिक्त भी होते हैं। अब इसके अतिरिक्त कौन कौन से होते हैं यहां से देखो। एक तो होता है दंतोष्ठ, लेकिन प्रश्न यदि पूछा जाता है कि उच्चारण स्थान कितने होते हैं तो 7 ही बताएंगे आप। ये फिर वही क्षेत्रज्ञ वाली बात है, दो को मिला करके बताया गया। दांत और होठों की सहायता से कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, तो वो होता है मित्रों फाउ, है और वह। ठीक है, इनका होता है दंतोष्ठ उच्चारण स्थान। और फिर है कंठ तालु। कंठ और तालु से मिलकर के कौन से वर्णों का उच्चारण होता है जिसमें कंठ का भी उपयोग होता है और तालु का भी होता है साथ में, तो वो होते हैं ए और आई। ठीक है, और इसके बाद है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ यानी कंठ और होठ दोनों से मिलकर के कौन से वर्णों का उच्चारण होता है, तो हम कहेंगे ओ और औ। अब जो आपके प्रश्न आते हैं, वस्तुनिष्ठ का अभ्यास करते हैं आप, ये करते हैं, यदि ये तैयार कर लिए तो इसमें से ये पूछेगा कैसे भी वस्तुनिष्ठ का उनका अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं है। अब प्रश्न आ जाएगा मित्रों, एक तो दे दिया, मान लो, चलो आपको यही बता देता हूं, से। ठीक है, रे और है। प्रश्न आएगा निम्नांकित में से कौन सा वर्ण तालु है, तो आपको याद किया हुआ होगा तो तुरंत आप बता देंगे तालु में कौन कौन से आते हैं, यानी से किसमें है, से तालु है। इसी तरह के प्रश्न इसमें सारे के सारे बनते हैं। अब हम नेक्स्ट कक्षा में हम पढ़ेंगे उच्चारण के स्थान पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो हमने पढ़ लिया है। अब अगली क्लास में आपको ये भी बता दूं, ये अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, अभी बता देता हूँ कंठे क्या है, वत्स्य क्या है, ये सब। वैसे तो बताने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बता चुका हूँ। कंठ जो है, इसके कंठ के नीचे का भाग क्या कहलाता है, काकल्य कहलाता है। और कंठ जो है, यहाँ से जिन वर्णों का उच्चारण होता है तो वो उच्चारण स्थान कंठ कहलाएगा।
और तालु, यहाँ से जब जीवा टकराती है, जिन वर्णों के उच्चारण में तालु से टकराती है जीवा, तो उस स्थान को कहेंगे तालव्य। और मूर्धन्य, जब जीभ का अग्रभाग दांतों के पीछे खुरदरे भाग से टकराता है और उससे वर्णों का उच्चारण होता है, तो उन वर्णों को कहेंगे मूर्धन्य। ठीक है। और दंत्य, जीभ का अग्रभाग दांतों से टकराता है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग दांतों से टकराता है और फिर उच्चारण होता है, तो उस स्थान को, यानी दांतों वाले स्थान को, जीभ और दांतों के टच होने को, उस स्थान को कहेंगे दंत्य। वत्स्य, दंत मूल मसूड़ा, दांतों और मसूड़ों का जो मिलन स्थान होता है, उस पे जीभ टच होती है। कौन कौन से में? न, ल, से, जय बोल करके देखें, अग्रभाग उससे टच होता है, वत्स्य हो गया। ठीक है। कंठोस्थ, कंठ तालु, इसमें कंठ और तालु साथ में, कंठ से ध्वनि निकलेगी, उच्चारण होगा, और जीभ का अग्रभाग तालु से टच होगा, तो इनको कहा जाता है कंठ तालु। ऐ दंतोष्ठ, दांत और होठ दोनों का प्रयोग होता है इसमें। दांत, जीभ का अग्रभाग दांतों से भी टच होता है और होठ भी कम में लिए जाते हैं, इसको दंतोष्ठ कहा जाता है। कंठोष्ठ, इसमें कंठ है और होठ, होठों की आकृति भी चेंज होती है, आवाज कंठ से निकलती है, लेकिन होठों को भी हमने थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ता है, तब ये उच्चारण होता है। तो ये हुआ पहला भेद, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रयत्न विधि के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो आज की क्लास यहीं तक मित्रों, कल पढ़ते हैं शेष बचे हुए भेद। धन्यवाद।